किताब वाला संडे के लिए किसी न किसी एक किताब पे बात की जानी ज़रूरी थी। उस सीरीज़ को आप लोगों ने काफ़ी सराहा और सराहा तो पहला प्रयास था, पहली सीरीज़ थी, प्रोत्साहन कहूँगा मैं। और सीरीज़ सीरीज़ की पहली श्रृंखला थी वो पहला उस कड़ी का पहला प्रोग्राम था, तो आपको अच्छा लगा उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जितने भी फ़ेसबुक के मित्र हैं। कई बार जब लोग कहते हैं कि किताबों का स्पेस धीरे-धीरे कम हो रहा है, कोई पढ़ता नहीं, कोई लिखता नहीं, तो मुझे कई बार लगता है कि जब भी मैंने फ़ेसबुक पे कोई भी क्रिएटिव या अकादमिक कोई भी सीरीज़ चलाई है, तो उसको लेके लोगों का काफ़ी एप्रिसिएशन मिला है, प्रोत्साहन मिला है और पढ़ने वाले समाज में काफ़ी हैं अभी भी तो और रहेंगे। जो समाज हमेशा से ऐसा ही रहा है और जो लिटरेचर है उसके पढ़ने वाले ये कहें कि हमेशा कभी बहुत ज़्यादा रहे तो ऐसा तो नहीं है और आज भी बहुत कम है ऐसा भी नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है चीज़ों का। तो आज की सीरीज़ की किताब है सीधे कई चांद थे सरे आसमां। बेहद खूबसूरत उपन्यास है। लिखा है इसे शमसुर रहमान फारूकी साहब ने। शमसुर रहमान फारूकी उर्दू के मशहूर और बेहद मार्मिक, बेहद प्रसिद्ध लेखक, नक्काद, आलोचक, उसके साथ साथ बड़े कलम नवीश उस रूप में कि वो बड़े अफसाना निगार हैं और उनका काम मीर तकी मीर पे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी प्रस्तावनाएं जो मीर तकी मीर को लेके दी। पहले कहते थे लोग साहब की मीर तकी मीर तो उदासी के शायर हैं, रोना धोना उन्हें हमेशा रोते रहते हैं, तो हमेशा उदास रहते हैं। तो वो प्रस्तावनाओं को, उन कॉन्सेप्ट्स को बदलते हैं मीर की। और खुदाए सुखुन मीर तकी मीर के बारे में आपकी किताब शेर शोर चंगे अंगेज, शेर शोर अंगेज 4 जिल्दों में कई बार छप चुकी है। और जनाब के बारे में, शमसुर रहमान फारूकी साहब के बारे में एक बात और है, जितने अच्छे उर्दू के स्कॉलर, जितने अच्छे उर्दू के विद्वान, उतने ही संस्कृत के, उतने ही अंग्रेजी के। और मुझे कई बार शमसुर रहमान फारूकी साहब को सुनते हुए जो बात लगी, वो उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत कमाल है। वो मज़ेदार बात करते हैं, ढूक के बातें करते हैं और बात को एक नया एंगल देते हैं। तो सरस्वती सम्मान उन्हें मिल चुका है, सरस्वती सम्मान मिला और सरस्वती सम्मान एशिया उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। आलोचना लिखी, कहानी, तो जो रेंज है उनकी, शमसुर रहमान फारूकी साहब की आलोचक हैं, वो दर्शन शास्त्र पे गहरी जानकारी है, कोश निर्माण, छंद शास्त्र। और मैंने अभिनव गुप्त पे उन्हें सुना है, वो कमाल बोलते हैं। और कई बार ये कहा जाता है महफिल लूट लेते थे उर्दू वाली भी, जब संस्कृत काव्य शास्त्र पे वो आते थे और जो विश्लेषण करते थे, जो वेस्ट के आइडिया को, जो पश्चिम का विचार है, जो दर्शन का और जो काव्य पोएटिक सेंस का, जो पश्चिम का काव्य शास्त्र का जो पोएटिक्स है पश्चिम काव्य शास्त्र की, उसको उसके 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 पूर्व की जो पीठिका वो तैयार किया करते थे और जो जो पश्चिम की मूल प्रस्तावनाओं को प्रश्नांकित करते थे वो, कि भारतीय या जो 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 अरबी की परंपरा है, जो फारसी की परंपरा है, जो संस्कृत की परंपरा है, वो परंपरा कहीं भी जो वेस्ट की परंपराओं से कमज़ोर नहीं है। तो कई बार उन्हें सुनना खुद को रिच करना होता था, संवेदनाओं से संवेदनाओं के साथ साथ आपको अपने थॉट्स को भी उनको सुनते हुए अपने अपने विचार को भी कई बार मजबूत हम महसूस करते थे। कई बार क्या, अक्सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि दी। और पिछले दिनों शमसुर रहमान फारूकी साहब इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। और ये उपन्यास बेहद कमाल है और ये उपन्यास ना आता तो एक काफ़ी
शमसुर रहमान फारूकी साहब होते, शमसुर रहमान फारूकी साहब का वही रुतबा होता, लेकिन इस उपन्यास ने उन्हें अलग पात में लाके खड़ा कर दिया। उपन्यास छपा है पेंगुइन हिंदी से छपा, इसकी वो छपने की भी कहानी अलग है, और लाहौर से पहली बार छपा, उसके बाद पेंगुइन हिंदी ने छापा और नरेश नदीम ने इसका अनुवाद किया है, और आप देखिए तो कई कई भाषाओं में, फिर तो कई जगह से ये छपा। और अपनी दोनों सी हस्टिंग्स रोड इलाहाबाद की उस खातून खाना और उन दो बच्चियों के नाम जो इस चमनेजार की गुलेतर हैं, और शायद इसकी बागवान भी, अपनी वाइफ और बेटियों को। तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि इसमें इतिहास में आप गोते लगाते हैं। सारी कहानी तो मैं नहीं खोलूंगा उपन्यास की, लेकिन इस उपन्यास में आप अतीत और अतीत को आप अतीत में आप विचरते हैं, विचरण करते हैं। 1857 के आसपास का ये कालखंड, जब मुगल सत्ता जा रही है और जो जो क्रिस्तानी शासन है, जो जो कहें कि ब्रितानी शासन है, वो धीरे धीरे कब्जा जमा रहा है, धीरे धीरे गिरफ्त में ले रहा है। दिल्ली को गिरफ्त में ले रहा है एक बूढ़ा बादशाह है जो शायरी का शौकीन है। बहादुर शाह जफर उसके उस्ताद हैं, जोक हैं, लेकिन उससे पहले की भी कहानी राजस्थान की कहानी है। राजस्थान की में कलाकार हैं वो गजेंद्र सिंह, मिर्ज़ा गजेंद्र सिंह की बेटी का चित्र बना देते हैं। 14 साल की बेटी है जिसका कभी किसी ने देखा नहीं है। चित्र बनाने कुफ्र हो जाता है उस समय में, और वो देखते हैं कि गांव का गांव वो फूंक दिया जाता है। लेकिन वो पेंटिंग, वो जिंदा जो कलाकार हैं वो सब, पहले तो लोग छिपाते हैं उन्हें, वो पेंटिंग बनाने का वो शौक था, तो फिर बाद में उस मूर्ति को देख के वो पकड़ में आ जाते हैं और गांव जला दिया जाता है। उन्हें भी यातना दी जाती है, किसी भी तरीके से बच के निकलते हैं, कश्मीर पहुंच जाते हैं, फिर कश्मीर में जीते हैं। कश्मीर में प्रेम होता है, परिवार बसाते हैं, लेकिन फिर वही राजस्थान उन्हें याद आता है, और फिर कालीन कारीगर हैं वो, कालीन के लौट के फिर राजस्थान और अलग अलग जगहों पे घूमते हैं। और मतलब उनका बेटा आता है शायद, तो अलग अलग राजस्थान के अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, फिर वो उसी जगह पे जाते हैं। और कई सारे किस्से हैं, ठगों के किस्से हैं, और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के किस्से हैं। और जब जो वजीर खाना में काफ़ी छोटी हैं, मतलब यंग एज में, तो मास्टर ब्लैक जब एक दिन वो मेला ठेला देखने जाती हैं, तो उसी दौर में बाहरी रूप से दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में आंधी आ जाती है। ठगों का काफ़ी उस समय में शोर था, तो वो घबरा रही होती हैं कि डोली रुकती है, तो मास्टर ब्लैक सामने से, मास्टर ब्लैक रक्षा करते हैं उनकी, और दोनों के बीच जो इश्क की कोपलें हैं वो फूटती हैं। पहले उनकी ज़िंदगी में जो वजीर खानम की ज़िंदगी में जो पहला शख्स आता मास्टर ब्लैक है, फिर छोटी बेगम की कहानी है, फिर विलियम फ्रेजर का किस्सा है। मास्टर ब्लैक पसंद करता है, लेकिन विलियम फ्रेजर का किस्सा है। विलियम फ्रेजर और मिर्ज़ा गालिब हैं, मिर्ज़ा नौसा का उनका अपना अंदाज है इसमें। और विलियम फ्रेजर की हत्या शायद शमसुद्दीन अहमद खान तो करते हैं, तो उनकी ये मगरूरियत थी विलियम फ्रेजर की, तो उसका बदला लेते हैं। नवाब यूसुफ अली खान हैं, पंडित नंद किशोर हैं जो ज्योतिष हैं, बड़े ज्योतिष हैं, और ज्योतिष लोगों के हाथ पढ़ते हैं ज्योतिष, और ग्रह नक्षत्रों की वो स्थितियां बताते हैं। वजीर खानम कई बार उन्हें अपने 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 घर बुलाती हैं, क्योंकि जानने के बारे में, तो मतलब अपना भविष्य जानने की हम सबको चाह होती है। तो ये हदे कमाल निशाबे हुस्न, तुम्हारी आंख से भी चख सकते हैं। राहत अफजा हकीम असनुल्ला खान हैं, नवाब मिर्जा हैं, बेगम हैं। और मुझे लगा फिरोजपुर झिरका एक जो ऐस चाहते हैं मगर गम की जानिब चलते हैं। हम सब जिंदगी में खुशी चाहते हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ हम गम की तरफ चल रहे होते हैं धीरे धीरे। तो ये जो ज़िंदगी के जो मेले हैं, ये जो ज़िंदगी के मेले ठेले हैं, एक सुख की कामना में दुखों के अंबार के बीच जीते चले जाने की कहानी है। ये खूबसूरत सा उपन्यास वजीर खानम आपके मन के जो कोने में
कहीं छिपी हुई गहरी आकांक्षा के रूप में आपको दिखाई देंगी, मन लूट लेंगी आपका। वो करैक्टर बहुत कमाल है वजीर खानम का इस उपन्यास में। कमाल है। लोगों ने जमाने का हाथ मेरे माथे का बाल पकड़ मुझे मौत की तरफ ले जा रहा है, कदम शरीफ आया था एक सैलाब सा। फिर रामपुर में आ जाती हैं मैडम। रामपुर में रहना होता है रामपुर में, लेकिन रामपुर वालों को भी वो मेले में जाते हैं तो उसे भी मार दिया जाता है। तो जो उनके उनके हस्बैंड हैं, फिर माल तो इकट्ठा करो शायद लुटेरा भी आ जाए, सोनपुर जख्मी सांप, अलग अलग किससे लिखा गया और टाइटल बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो इसलिए भी वजीर खानम को जाना जाता रहा कि वजीर खानम एक जिस व्यक्ति की माँ बनती हैं उस शमसुद्दीन अहमद खां का बेटा है, जो लोहारों के नवाब हैं, जिन्हें विलियम फ्रेजर की हत्या में टांग दिया जाता है फांसी पर। और दिल्ली गमजदा है, दिल्ली शोकजदा है, दिल्ली दुखी है उनके जाने पर, क्योंकि मोह था लोगों को उनसे काफ़ी। तो फिर लेकिन जो बेटा होता है वो दाग देहलवी, दाग कहते हैं। और जब वजीर खानम की किस्मत जो है, मुझे पढ़ते हुए उपन्यास को यही लगा था, वजीर खानम की किस्मत पे जिसकी में पत्थर लिख दिए गए हैं उसे कौन चेंज कर सकता है। तो होता यही है कि उस दुख के बाद वजीर खानम बहादुर शाह जफर के बेटे को, या बहादुर शाह जफर का बेटा उन्हें पसंद करता है, फिर शादी होती है। फिर लेकिन उसमें भला शमसुद्दीन अहमद खां का होता है। शमसुद्दीन अहमद खां राजमहल में रहते हैं बहादुर शाह जफर के, तो प्रेम मिलता है उन्हें। एक पोएट है, उभरता शायर है वो। गालिब का भी उन्हें प्रेम मिलता है, गालिब रिश्ते में ही आते हैं उनके दाग देहलवी के। और ऐसा बहुत कम है कि इतना एक 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 शायर इतना बड़ा हो जाए, इसने शहर से इतना प्रेम हो। लेकिन काफ़ी जीवन तो हैदराबाद में बीता था उनका। लेकिन ये किताब जिंदगी की कहानी है, ये किताब मोहब्बत की कहानी है, ये किताब टाइमिंग की कहानी है। और वजीर खानम और छोटी बेगम, पैदाइश 1811, मोहम्मद यूसुफ शादाकार की तीसरी और सबसे छोटी बेटी, उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। लेकिन मोहम्मद यूसुफ शादाकार असल दिल्ली वाले न थे, कश्मीरी थे। ये लोग दिल्ली कब और क्यों कर पहुँचे, दिल्ली में उन पर क्या गुजरी है, दास्तान लंबी है। इसकी तफसीलें पहले भी कोई बहुत वाजह नहीं थी, अब तो दूसरी भलाइयों के सबब शायद बिल्कुल भी भुला दी गई हैं। तो कहानियाँ और भी हैं, किस्से और भी हैं, लेकिन किताब की खूबसूरती उसके अंदाज़े बयां में है, उसके जादू में है, जो आपको घेरेगा। और अच्छी किताबें हमेशा आपके साथ रह जाती हैं, आपकी स्मृतियों में रह जाती हैं। मुझे तो एक जादू किया इस किताब ने। और कुछ किताबें हैं जो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, और पामुक का स्नो, और कई चांद थे सरे आसमां। तो बातें हैं, अलग अलग रेंज है इस किताब की। वो जो अंदाज़े बयां है वो कमाल है, वो अच्छा लगता है। वह कहना चाहती थी आपकी मोहब्बत, दिल लुभाने बात करने के आपके तरीके, लेकिन कोई चीज़ शर्म उसकी जुबां पर आकर ठहर गई, और अल्फाज कहीं दिल की गहराइयों में दूर दबे रह गए। मास्टर ब्लैक के चेहरे पर कुछ पहली सी मुस्कुराहट आई, और ये चांद सितारे जैसे बच्चे, वह बोला, और मैं तुम्हारे हुस्न पर जान निछावर करने वाला, और क्या ये सब मुझे कहाँ से मिलते, और मुझे ही क्या किसी को भी कहाँ से मिलते, यह तो मुझ पर अल्लाह की खास मेहरबानी है। वह ये सब कह रही थी, तो लेकिन उसके जी में था किसी तरह यह भी पूछ लूँ, ऐसी जान छिड़कने वाले हो तो मुझे निकाही बीबी न सही, लिखा पढ़ी कि बीबी ही बना देते। मगर मास्टर ब्लैक अब उसे अपने खास अंदाज से देख रहा था, उसकी निगाह से लगाव, गुरूर, अपनाइयत टपक रही थी। वजीर को अपना दिल मोम होता हुआ महसूस हुआ। एक बात कहूँ, मास्टर ब्लैक बोला, क्यों नहीं, जरूर कहिए, मुझसे पूछने की क्या बात है। तो सुनो, ये 1830 का नया साल शुरू होने पर मैं तुमसे शादी की दरखास्त करूंगा। नए साल में मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, फिर कुछ दिन बाद शायद तरक्की भी हो जाए, शायद हम दिल्ली वापस आ सकेंगे। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मास्टर ब्लैक को राजस्थान में ही मार दिया जाता है। एक अफवाह उड़ती है कि मास्टर ब्लैक ने ही जो राजरानी है वहाँ की, उन्हें अपदस्थ करने के लिए एक 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 प्लान बनाई है, उसमें वो भी शामिल है जो राजसत्ताओं के साथ। तो मार दिया जाता है मास्टर, और वजीर खानम फिर अधूरी और
संतानें भी उनसे उनकी छीन ली जाती हैं, क्योंकि वो क्रिस्तानी है, वो जो मास्टर ब्लैक की संतान है, और वो अपनी नस्ल को बचा के रखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, जैसे ये किताब कहती है। तो कहानी है ऐसी, फिर उसकी ज़िंदगी में कई सारे मसले, कई सारे मास्टर भटकती है, तो दिल्ली पहुंचती हैं। दिल्ली शमसुद्दीन अहमद खां के बाद फिर रामपुर आती हैं। रामपुर में फिर शादी करती हैं। फिर होता है, फिर दिल्ली आती हैं। कुछ समय बाद फिर दिल्ली आना होता है, क्योंकि रामपुर वाले नवाब भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। फिर दिल्ली आती हैं, तो दिल्ली फिर बहादुर शाह जफर के बेटे को। तो कहानी लंबी है, कहानी तभी तो 765 पेज में बांधी गई है ये कहानी। तो कमाल है। कई चांद थे सरे आसमां, 21वीं सदी की ही नई उर्दू फिक्शन की बेहतरीन किताब है। असलम फर्रुखी साहब ने लिखा, लेकिन वो शेर मैं आपको पूरा सुना देता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। एक मुद्दत तक निसफ सदी से, आधी सदी से भी ज़्यादा अधिक, जिसने मुझे जी जान से रखा दिल साध। कुछ भूल अचानक हुई मुझे के किया, घर छोड़ के उसने अदमिस्ता आबाद, शरण लेने की जगह आबाद। तू दोस्त थी, आशिक थी, मेरे दिल का मलाज, मानूसी खुशबू तेरी सांसों के महाज। दिन में कभी हंस देता हूँ भूल से, मगर बेरोए में सो जाऊं वो रात हुई साज। कमाल है। 19 अक्टूबर 2007 को ये स्टार्ट हुआ, और आप देखेंगे तो एक एक पोइट्री थी। कई चांद थे सरे आसमां की, चमक चमक के पलट गए। इसके मेरे पास पहुंचने की कहानी, उपन्यास की भी एक लंबी कहानी है। मिल नहीं रहा था अमेजोन पे, और कई जगहों पे शॉर्ट पड़ रहा था, और एन पामुक और शमसुर रहमान फारूकी साहब के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि उनकी किताबें आउट ऑफ स्टॉक ही ज़्यादा रहती हैं। तो अब कब्जे जमा आया, कब्जे जमा की भी ये स्थिति है। लोग पढ़ते हैं उन्हें काफ़ी, और एन पामुक को भी, और शमसुर रहमान फारूकी साहब को भी। तो मिला फिर उपन्यास। अब फिर बताया जा रहा है कि वो अब शॉर्ट पड़ रहा है, और इसकी जो दिल्ली को समझने के लिए, दिल्ली कल्चर को समझने के लिए, तहजीब को समझने के लिए, जो अंग्रेज़ कहते हैं कि हमने दिल्ली को दिल्ली बनाया, तो उससे पहले की दिल्ली और दिल्ली की जो तहजीब थी, जिस पे नाज करते हैं लोग, और दिल्ली कहते हैं कि दिल्ली सबको प्रेम करती है, दिल्ली को कोई प्यार नहीं करता, उजड़ी दिल्ली। तो 1857 की क्रांति में कैसी स्थिति हुई, अंग्रेजों का क्या नज़रिया था दिल्ली। हाँ, मुझे याद आया गालिब का रेफरेंस इसमें। गालिब बिल्कुल दिल्ली में हमारे लड़ाके, हम तो वॉरियर्स कहेंगे अपने उन्हें, गालिब कुछ भी कहें, हमारे जो लड़ाके हैं, जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने वो घुसे दिल्ली में। अब इलीट दिल्ली को तो लगा कि भाई उजड़ गई दिल्ली, और पानी उनी भी बंद कर दिया गया, तमाम चीज़ें, और करना ही था उन्हें। और बहादुर शाह जफर उसके नायक थे भाई, कि जफर साहब को कहा गया कि आप स्वीकार कीजिए, हमारी नायकत स्वीकार कीजिए। तो उसके बाद की जो स्थितियां तो आप जानते ही हैं। दिल्ली में कुछ समय तक शासन रहा, लेकिन उसके बाद निर्ममता इतनी अंग्रेजों ने की कि दिल्ली उजड़ गई। पूरी दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर फिर बाद में खैर बदला जाता है, लोगों के साथ बहुत मारकाट हुई, पानी रोक दिया गया, फल सब्जी रोक दिए गए, और गालिब बेचारे उदास, दोनों तरफ पेंडुलम की तरह थे गालिब। मुगल सत्ता से भी उनका नेह, और उस तरफ अंग्रेजों के वो पेंशन याफ्ता थे, वजीफा याफ्ता थे। तो गालिब को लगा ये क्या हो रहा है। तो ऐसी हिचकिचाहट तो खैर हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र में भी दिखाई देती है, दोनों तरफ से। तो चीज़ें गालिब के साथ ही वो बात नहीं है, लेकिन गालिब के इसमें गालिब भी आपको दिखाई देंगे। उसमें एक तरीके से जोक तो हैं ही, जो गुरु हैं उनके, तो मतलब नहीं, वो दाग देहलवी के गुरु हैं गालिब के, वो समकालीन हैं। तो गालिब भी ही बहादुर शाह जफर के, फिर बाद में बहादुर शाह जफर के दरबार में शामिल हो गए थे, और कॉन्फ्लिक्ट रहता था जोक में और गालिब में। उस्ताद थे जोक बहादुर शाह जफर के। तो कई सारी चीज़ें हैं, मलिका जीनत महल हैं, और एक अजीब अलग दास्तान है जो अदबी दुनिया में इसने हलचल मचा। इसका कहूँ तो इंतजार हुसैन की एक टिप्पणी है, अच्छा लगेगा आपको। मुद्दतों बाद उर्दू में एक ऐसा उपन्यास आया जिसने हिंदो पाक की अदबी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या इसका मुकाबला उस हलचल से किया जाए जो उमराव जान अदा ने अपने वक्त में पैदा की थी।
मिर्ज़ा हादी रुस्वा, उमराव जान अदा। तो कमाल है। और नरेश नदीम का अनुवाद है। तो कई बार हम कोशिश करते हैं, राइटर्स का तो नाम लेते हैं लेकिन अनुवादक का नाम नहीं लेते। नरेश नरेश नदीम ने एक खूबसूरत अनुवाद किया है और देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं और एक गोरखपुर, अलीगढ़ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा हुई है जनाब की। रोशनी का सफ़र, कैफी आजमी, नई गुलस्ता, 2 खंडों में है इनका। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी की लगभग 150 पुस्तकों का अनुवाद किया है। हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान और उर्दू अकादमी दिल्ली के भाषाई एकता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। संप्रति आप एक अंग्रेजी साप्ताहिक से जुड़े हुए हैं। तो इतनी खूबसूरत हिंदी आती है जिसे, इतनी ज़बरदस्त अंग्रेजी में खुद पत्रकार हैं। तो हमें नरेश नदीम को भी उनका वो देना होगा, उनका श्रेय देना होगा। और जो कवर पेज भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ब्रियानो ब्लास्को ने कवर पेज इसका बनाया है। ब्रियानो ब्लास्को, कभी सर्च करेंगे ब्रियानो ब्लास्को के बारे में, कभी पढ़ेंगे तो अट्रैक्ट करता है ये कवर पेज, अट्रैक्ट करता है, आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। खूबसूरत सा कवर पेज, लेकिन किताब कहीं उससे ज़्यादा खूबसूरत, कहीं उससे ज़्यादा मुकम्मल, उससे ज़्यादा खूबसूरत। पेंगुइन हिंदी 599, लेकिन 599 की पुस्तक है, आप कह सकते हैं थोड़ी महंगी है, लेकिन आपको पढ़ के ये किताब बहुत बहुत अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब लिखिए, क्योंकि पढ़ने से हम और बेहतर और अच्छे मनुष्य बनते चले जाते हैं और ये मनुष्यता की रास्ता है।